हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो ब्रांच अकाउंट्स का टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया था। ब्रांच की चर्चा को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हमें सबसे पहले करना है इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक, फिर हमें करना है फॉरेन ब्रांच का टॉपिक, देन फॉरेन हेड ऑफिस का टॉपिक, डिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक और लास्ट इज योर मिसलेनियस टॉपिक्स। टोटल 5 टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन द टॉपिक ऑफ ब्रांच अकाउंट्स। पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज योर इंडिपेंडेंट ब्रांच। सबसे बड़ा टॉपिक इंडिपेंडेंट ही है, बाकी सब छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा मतलब इसके कंपैरिजन में इतने बड़े नहीं है। तो इंडिपेंडेंट की चर्चा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी। इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच होती है? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो अपने यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। Independent branches are those branches which maintains books of accounts at their own office on premises. सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब वही जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, बैलेंस शीट, पीएल, ये सब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने यहाँ पर मेंटेन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक। स्टेट बैंक एसबीआई की बात करी थी। एसबीआई की लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी ब्रांचेस है? 24,900 ब्रांचेस है, 24,900 ब्रांचेस है एसबीआई की ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 900 ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन ब्रांचेस है, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी मैं 24,000 ब्रांचेस की बात करूं तो वो पूरे इंडिया में फैली हुई है। सारी ब्रांचेस क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि हर ब्रांच अपने अलग से अकाउंट्स मेंटेन करके चलती है। हमें कैसे पता लगेगा कि सर ब्रांच इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? आप ब्रांच में जाइए, अकाउंटेंट से पूछिए कि भाई क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। अगर वो कहता है यस वी मेंटेन आवर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो दैट ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं करते, वो तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, हम सिर्फ डिटेल्स रखते हैं, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स रखते हैं, तो वो क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच भी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या करना है? हमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या करना होता है सर? ब्रांच के जो ट्रायल बैलेंस है, ब्रांच के जो फाइनल अकाउंट्स है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है विद द हेड ऑफिस और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करके चलनी है। उसके कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसेस है, वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, स्टार्ट ही किया, अभी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं किया है। अगर मैं आपको लास्ट क्लास की बातें बताऊं, ठीक, नोट नहीं करना, सिर्फ सुन लेना। सबसे पहला स्टेप आपका क्या था? सबसे पहला स्टेप था सर रिकंसाइल करना है किसको? ब्रांच एंड हेड ऑफिस के बैलेंस को। सब ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस आ रहा होगा, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच आ रहा होगा। दोनों के बैलेंसेस को क्या करोगे? रिकंसाइल करोगे। रिकंसाइल करने का मतलब है कि सर वेदर द अमाउंट इज सेम एंड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि सर मान लो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, या हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, सेम अमाउंट से आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, तो देयर इज सम रिकंसिलिएशन, एडजस्टमेंट में देखना पड़ेगा कि सर उस उतने अमाउंट की क्या होगी, कुछ ना कुछ रिकंसिलिएशन एंट्रीज होंगी। जनरली रिकंसिलिएशन किसकी होती है सर? दो चीजों की होती है, कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट। जनरली इन्हीं चीजों की होती है, इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन मेनली दो ही होती है, कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट। तो पहला स्टेप क्या होगा? आपको दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है। रिकंसिलिएशन करते समय अगर मान लो डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसकी बुक्स में एंट्री डालोगे जिसकी बुक्स में एंट्री नहीं डली। मान लो ब्रांच ने अपने पास है, अच्छा चैप्टर पढ़ते समय मैंने एक चीज आपको कसम दिलाई थी, आई होप याद हो, कि आपको अकाउंटिंग पर्पस के लिए दोनों को अलग अलग मानना है। ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग अलग है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। दूसरी चीज, आपको हमेशा ये मान के चलना है सर मैं हेड ऑफिस हूं, आप ब्रांचेस हो। ठीक, तो अकॉर्डिंगली हम एंट्री करके चलेंगे। अब मान लो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। मान लो मैंने अपने यहां से आपको गुड्स भेज दिए, लेकिन आपके पास पहुंचे नहीं है, तो मैं तो सर गुड्स सेंड की एंट्री डाल चुका हूं। मैंने क्या एंट्री डाली होगी? गुड्स सेंड की। मैंने एंट्री डाली होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, आपको डेबिट क्या होगा? टू गुड्स सेंड। लेकिन वो गुड्स आपके पास अभी नहीं पहुंचे, तो रिकंसिलिएशन कहां पर होगी? एंट्री कहां पर डलेगी रिकंसिलिएशन की? आपकी बुक्स में डलेगी, क्योंकि आप उसे क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर गुड्स इन ट्रांजिट। तो यू विल पास है एंट्री, आप बोलोगे सर गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस, फिर हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? आपस में टैली कर जाएगा। ठीक, उल्टा लेते हैं, उल्टी सिचुएशन लो। मान लो आप ब्रांचों में हेड ऑफिस हूं, आपने मुझे कैश भेजा, आपने मुझे कैश भेजा जो कि मेरे पास नहीं पहुंचा। तो आपने जब कैश भेजा तो आपने एंट्री क्या डाली होगी? आपने एंट्री डाली होगी हेड ऑफिस टू कैश, लेकिन वो कैश मेरे पास नहीं पहुंचा। तो रिकंसिलिएशन की एंट्री कौन डालेगा? मैं डालूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो क्या है? कैश इन ट्रांजिट। तो आई पास है एंट्री कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, फिर हमारा बैलेंस क्या करेगा? आपस में टैली कर जाएगा। तो ऐसे आपको डिफरेंसेस ढूंढने हैं, पहला स्टेप।
सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, यू विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। अच्छा, रिकंसिलिएशन की बात बता रहा हूं, रिकंसिलिएशन का इफेक्ट करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं ब्रांच के। फाइनल अकाउंट्स मींस, सर फाइनल अकाउंट्स मींस ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाओगे, ट्रेडिंग पीएल बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। इसमें कई बार क्या हो सकता है सर, स्टॉक मिसिंग हो सकता है, स्टॉक मिसिंग हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप स्टॉक अकाउंट बना लोगे, ठीक। स्टॉक अकाउंट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। अभी करूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, आप समझ लेंगे स्टॉक अकाउंट कैसे बनना है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्टॉक अकाउंट बनाएंगे एट कॉस्ट प्राइस, ब्रांच की कॉस्ट प्राइस पे वो स्टॉक अकाउंट तैयार होगा, ठीक। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप बनाओगे प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल ऑफ एचओ। एचओ का ट्रेडिंग पीएल बनाओगे, ठीक। एचओ का ट्रेडिंग पीएल बोला मैंने, फाइनल अकाउंट्स नहीं बोला। सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी एचओ की, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी वो एचओ की ही होगी, ठीक है जी। तो एचओ की अलग से बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनेगी। तो ट्रेडिंग पीएल आपने किसका बना लिया, एचओ का बना लिया। इसमें भी सर स्टॉक मिसिंग हो सकता है। अगर स्टॉक मिसिंग है तो आप स्टॉक अकाउंट तैयार कर लोगे, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे जिसमें एचओ की डिटेल्स डालोगे और जो भी ब्रांच की बैलेंस शीट बनाई है उसको मर्ज कर दोगे विद द एचओ, उसको क्या करोगे, मर्ज कर दोगे। और एचओ और ब्रांच के जो बैलेंसेस थे वो आपको कौन बैलेंस शीट में नहीं दिखाने, क्योंकि सर वो तो कैंसिल हो गए, वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कुछ इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज कभी कभी पूछी जा सकती, तो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज डाल दोगे कि सर एचओ के पास अगर एचओ ब्रांच के एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, प्रॉफिट को टेक ओवर कर रहा है तो ब्रांच टू पीएल, लॉस को टेक ओवर कर रहा है तो पीएल टू ब्रांच, ठीक। तो ऐसे एंट्रीज डाल सकते हो आप कंसोलिडेटेड। यही एंट्रीज ब्रांच के पास भी डाल सकते हैं, सर ब्रांच के यहां से एसेट्स जा रहे हैं तो वो क्या डालेगा, एचओ टू एफए, एचओ टू एसेट्स। ब्रांच के यहां से लायबिलिटी जा रही है तो लायबिलिटी टू एचओ। ब्रांच के यहां से प्रॉफिट जा रहा है तो वो एंट्री डालेगा एचओ टू प्रॉफिट। ब्रांच के यहां से लॉस जा रहा है तो लॉस टू एचओ, सॉरी मैंने उल्टी बोल दी, प्रॉफिट टू एचओ और लॉस जा रहा है तो एचओ टू लॉस, ठीक। अकॉर्डिंगली आप एंट्रीज कर लेना, ठीक। तो ये हमारे मेन स्टेप है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच विद द एचओ इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। आओ जी, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट क्लास में नोट्स लिखवा दिए थे। नोट्स में अभी मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको पॉइंट डिस्कस कर दूंगा। और अच्छा एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। और एक मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट क्लास के नोट्स पे आते हैं, तो लास्ट क्लास के नोट्स में हमने कुछ इस तरीके से देखा था, ये एंट्रीज हमने देख ली थी, ठीक। ये देखो, स्टेप नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, स्टेप नंबर 2 डिस्कस कर लिया। ये क्लोजिंग स्टॉक में भी मिसिंग, ये मैं अभी सिखा दूंगा आपको कैसे बनना है। स्टेप नंबर 3 डिस्कस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो सकता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गया। ये एंट्रीज मैंने आपको बता दी, ये जो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज है ये हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। ये नोट्स रह गए अभी, ठीक, नोट्स रह गए, ये नोट्स हमारे साथ साथ डिस्कस हो जाएंगे। आओ जी, चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे अभी तसल्ली से, टाइम लगेगा दोनों क्वेश्चन पे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ लेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट में ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूं मैं किस तरीके से चलने वाला हूं। अभी इंडिपेंडेंट हमने स्टार्ट कर रखा है, दो क्वेश्चंस अभी करेंगे, फिर हम टॉपिक करेंगे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस का। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं इंडिपेंडेंट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन करूंगा। वो सब होने के बाद हमारा इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन हेड ऑफिस। उसके दो चार क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक। देन वी विल मूव ऑन टू डिपेंडेंट ब्रांच और फिर हम इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 10,
लो जी पढ़ो। वो कहता है रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे वेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कंपनी है रिंग बेल लिमिटेड, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, जिसकी एक बॉम्बे ब्रांच है, और वो बॉम्बे ब्रांच क्या करती है, अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके चलती है। तो मैं कह सकता हूं सर दिस ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, आगे द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 18। अच्छा सर अगर मान लो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा कि ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम कैसे डिसाइड करें? देखो सिंपल सी बात है, अगर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है तो ऑब्वियसली दैट ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। सर ट्रायल बैलेंस तो तभी बनेगा ना जब किसी एंटिटी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है, तभी तो ट्रायल तैयार होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ब्रांच का ट्रायल दे रखा है तो ऑब्वियसली वो ब्रांच क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से क्वेश्चन करो। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नहीं पता लग पा रहा कि ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। कई बार तो क्वेश्चन में दे देता है, जैसे यहां पर उसने बोल दिया, लेकिन नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा। तो अगर ब्रांच का ट्रायल गिवन है, ऑब्वियसली दैट ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक, बाकी धीरे धीरे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इस चीज का पता लग जाएगा। ओके ये ट्रायल दे रखा है आपको, ये हेड ऑफिस का ट्रायल है। हेड ऑफिस के ट्रायल में आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, जनरल रिजर्व दे रखा है, फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको, कैश बैलेंस दे रखा है, और ब्रांच का अकाउंट दे रखा है। करंट अकाउंट मतलब ब्रांच अकाउंट हो गया एक तरीके से। ठीक, ब्रांच के टीबी में क्या दे रखा है आपको? ब्रांच के ट्रायल में आपको दे रखा है फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ब्रांच का, स्टॉक हो गया, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए, कैश बैलेंस हो गया, और एचओ का अकाउंट हो गया। सबसे पहला काम सर इंटर अकाउंट बैलेंसेस को देखो। ये देखो इंटर अकाउंट बैलेंसेस 1,33,710 और 129,110, क्या ये बैलेंसेस मैच हो रहे हैं? क्या ये बैलेंसेस मैच हो रहे हैं? सर ये बैलेंसेस टैली नहीं कर रहे हैं। ओके, कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? माइनस करो, 133,710 माइनस 129,010, 4700 का डिफरेंस है। 4700 का डिफरेंस है, तो नीचे कहीं ना कहीं 4700 की रिकंसिलिएशन एंट्रीज होगी। ठीक, तो ध्यान रखना कितने का डिफरेंस है, 4700 का। ओके आगे बढ़ते हैं, तो देख लेंगे 47 की डिफरेंस होगा। वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ टू सेट्स ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। वो कह रहा है ये रीजन है डिफरेंस के। देखो एक तो ये 3000 का अमाउंट दे दिया और एक ये 1700 का अमाउंट दे दिया, इसका मतलब 4700 का डिफरेंस क्या हो गया, ट्रेस आउट हो गया। 4700 का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया सर, ट्रेस आउट हो गया। ठीक, आगे देखो, फिर वो कहता है अब डिफरेंस क्या है, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 18 बट रिसीव्ड बाय एचओ ऑन 1 जनवरी 19। वो कह रहा है कि ब्रांच ने कैश भिजवा दिया था एचओ को, लेकिन एचओ के पास दिसंबर तक 31 दिसंबर 18 तक वो कैश नहीं पहुंचा, 1 जनवरी 19 में पहुंचा है। ठीक, तो यहां मैं कह सकता हूं सर कैश इन ट्रांजिट है। ओके, उसके बाद स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम एचओ एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द एचओ but not credited to HO in the branch books as the branch manager declined to admit any liability not covered by the insurance 1700। अच्छा जी, वो कह रहा है सर HO ने कुछ गुड्स ब्रांच को भिजवा दिए थे जो कि रास्ते में क्या हो गए, चोरी हो गए। ध्यान से पढ़ो लाइन, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम HO एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द HO। इट मींस सब ब्रांच ने कुछ गुड्स भेज दिए थे HO को, सॉरी एचओ ने कुछ गुड्स भेज दिए थे ब्रांच को, जो कि एचओ ने ब्रांच अकाउंट में चार्ज तो कर दिए, लेकिन वो कुछ क्या हो गए, रास्ते में चोरी हो गए। ठीक, बट नॉट क्रेडिटेड टू एचओ इन द ब्रांच बुक्स। सर क्योंकि ब्रांच के पास वो नहीं पहुंचे तो ब्रांच ने एचओ को क्रेडिट नहीं किया, मतलब ब्रांच ने गुड्स रिसीव की एंट्री डाली ही नहीं। और ब्रांच का मैनेजर कहता है कि इस लॉस को मैं एडमिट नहीं करूंगा, यानी कि ब्रांच की बुक्स में एंट्री इसकी नहीं डलेगी। लॉस को कौन एडमिट करेगा, लॉस को एचओ ही एडमिट करेगा। तो एचओ ने जो गुड्स भेजे थे उसको रिवर्स करेगा बाय द नेम ऑफ लॉस। अभी देखते हैं कैसे। ठीक, ये सब चीजें करेंगे। 1700 का अमाउंट है। गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन द एचओ बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच टीबी थ्रू जर्नल। ठीक है, तो आपको सारा काम करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, कौन सा बैलेंस शीट बनानी है, फिर उसके बाद आपको एक ब्रांच का अकाउंट बनाना है इन द एचओ बुक्स। एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना लेंगे। ठीक, वो देखते हैं अभी कैसे बनेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज करके लिखते हैं। देखो, रिंग बेल लिमिटेड
ये कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसका आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ओके, इसकी एक बॉम्बे ब्रांच है, इसका भी आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक, रिंग वैली लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो चेक करो। एचओ की बुक्स में ब्रांच का ट्रायल अमाउंट कितना आ रहा है, ब्रांच का 133710 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, 133710 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। और ब्रांच की बुक्स में एचओ का 129010 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, 129010 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्या ये बैलेंसेस मैच करते हैं, क्या ये बैलेंसेस मैच करते हैं, आंसर इज नो। तो देयर इज अ डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, 4700 रुपीज का, 4700 का डिफरेंस आ रहा है। ओके जी, अब ये 4700 के डिफरेंस का रीजन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या रीजन है, वो कहता है कि एक 3000 की एंट्री पकड़ो, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 18 बट रिसीव बाय एचओ ऑन 1 जनवरी 19, 3000 रुपए। वो कह रहा है ब्रांच ने कैश भेजा, कैश भेजा कितने का, 3000 रुपए का। ठीक, लेकिन एचओ के पास ये रिसीव नहीं हुआ। ब्रांच ने क्या करा, 3000 रुपए का कैश भेजा लेकिन एचओ के पास वो रिसीव नहीं हुआ, तो कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कौन डालेगा, एचओ डाल देगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम एचओ चार्ज टू ब्रांच बाय द एचओ बट नॉट क्रेडिटेड टू एचओ इन द ब्रांच बुक्स। ठीक है, फिर वो कह रहा है एचओ ने गुड्स भेजे ब्रांच को, कितने के, 1700 रुपए के गुड्स भेज दिए, 1700 के क्या करे सर, गुड्स भेजे, जो कि रास्ते में क्या हो गए, चोरी हो गए, जो कि रास्ते में क्या हो गए, चोरी हो गए। ब्रांच कहता है कि मैं इसकी एंट्री नहीं डालूंगा क्योंकि ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट द क्लेम, तो इसकी एंट्री कौन डालेगा, इसकी एंट्री एचओ को ही डालनी पड़ेगी, यानी कि दोनों ही एंट्री एचओ की बुक्स में डालेंगी। देखो कैसे, ये समरी समझ में आती है। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 1, रिकंसिलेशन एंट्री, रिकंसिलेशन एंट्री, बुक्स ऑफ एचओ, एचओ की बुक्स में देखो ब्रांच ने 3000 का कैश भेजा जो कि एचओ के पास नहीं पहुंचा, तो एचओ के लिए क्या है, एचओ के लिए कैश इन ट्रांजिट है, तो वो क्या एंट्री डालेगा, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच 3000। ठीक, ओके, अगली एंट्री ध्यान से समझो। वो कहता है कि सर एचओ ने 1700 रुपए का सामान ब्रांच को भेज दिया जो कि रास्ते में चोरी हो गया, जो कि रास्ते में चोरी हो गया। ठीक, अब क्या हो सकता है सर, सर अगर चोरी हो गया, भाई एचओ तो एंट्री डाल चुका है, तो ब्रांच को एंट्री डालनी चाहिए लॉस इन ट्रांजिट टू एचओ, लेकिन ब्रांच कहती है कि मैं इसकी एंट्री नहीं डालूंगी, तो क्या करना पड़ेगा सर, एचओ को ही ये गुड्स क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे, एचओ को ये गुड्स क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे। जब एचओ ने गुड्स भेजे थे तो एचओ ने एंट्री क्या डाली थी, ब्रांच टू गुड्स सेंट, अब इसी को रिवर्स करो, इसी की उल्टी एंट्री डालो तो क्या डलेगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच, लेकिन गुड्स सेंट की जगह पर क्या यूज कर लेते हैं हम, लॉस इन ट्रांजिट यूज कर लेते हैं, तो एंट्री क्या डलेगी, लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच 1700, 1700। ठीक है जी, बोलो भाई इतनी बात समझ में आती है, यस सर, इतनी बात समझ में आती है। तो रिकंसिलेशन की दोनों एंट्री डलेगी जी। वर्किंग नोट नंबर 2, अब क्या करोगे आप, अब आप फाइनल अकाउंट्स तैयार करोगे, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। ठीक, अब मजे की बात क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है क्या, प्रॉफिट 31700, यानी कि उसने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल के दे दिया आपको। मुझे बताओ, जब उसने क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल के दे दिया ब्रांच का, तो आपको क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ट्रेडिंग पीएल बनाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। जब उसने खुद ही निकाल के दे दिया तो छोड़ दो ना, तो लिखो डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल ऑफ
branch since profit is given in ट्रायल बैलेंस। उसने टीवी के अंदर प्रॉफिट निकाल के दे दिया तो आपको अलग से ट्रेडिंग पीएल ब्रांच का बनाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करें, ब्रांच बैलेंस शीट बनाओ, सीधा सीधा ब्रांच बैलेंस शीट बना लो। लो भाई ब्रांच बैलेंस शीट, ये आइटम्स उठा लो और डालना शुरू करो। फिक्स एसेट्स 95,000, फिक्स एसेट्स 95,000। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आपके पास 31,700, तो प्रॉफिट 31,700। उसके बाद स्टॉक 50,460। उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स 19,100, क्रेडिटर्स 30, डेटर्स 19,100, क्रेडिटर्स 10,400। उसके बाद कैश 6,550, कैश 6,550। और लास्ट इज योर एचओ का अकाउंट, एचओ बैलेंस 129,010। ठीक, ठीक। तो ये बैलेंस शीट टैली होगी आपकी। ओके, अब क्या करना है वर्किंग मोड 3 में, अब आपको पीएल अकाउंट बनाना है। किसका, ट्रेडिंग पीएल बनाना है, एचओ का। मुझे बताओ क्या एचओ का भी प्रॉफिट निकाल के दे रखा है उसने? सर एचओ 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 ये रहा, एचओ का भी उसने प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। तो क्या एचओ का पीएल बनाने की जरूरत है? क्या एचओ का पीएल बनाने की जरूरत है? नहीं। डू नॉट, आधे से ज्यादा काम तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल ऑफ एचओ सिंस प्रॉफिट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट गिवन है। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक। अब जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको डालना शुरू करो। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ ऑथराइज वगैरह का चक्कर भी है। हाँ जी, ऑथराइज दे रखी है आपको, फिर इशूड दे रखी है। तो पहले ऑथराइज कैपिटल दिखा देते हैं। आप इसे चाहो तो शेड्यूल 3 वाली भी बना सकते हो, ठीक, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। शेड्यूल 3 वाली भी बना सकते हो। ऑथराइज कैपिटल में 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर है, ब्रांच, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन में उसने लिमिटेड कंपनी दे दी है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उसको टी शेप में भी बनाओगे तो गलती नहीं है। 10 लाख इशूड कैपिटल, लेकिन जो एक्सक्लूसिव चैप्टर आपके कंपनी अकाउंट्स के होते हैं उसमें आपको स्ट्रिक्टली शेड्यूल 3 ही बनाना होता है। 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 8 लाख, ठीक। ओके ओके, ये भी हो गया। पीएनएल अकाउंट, अब पीएनएल अकाउंट का देखते हैं। देखो पीएनएल अकाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,310, 25,310, ठीक। अभी ये इसी को लिख के छोड़ देता हूं मैं। जनरल रिजर्व, नीचे जनरल रिजर्व दिखा देते हैं। जनरल रिजर्व ये सिर्फ मेरे ख्याल से एचओ में ही है, 1 लाख का रिजर्व। उसके बाद फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स दोनों में थे तो इनर कॉलम में दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स 530 के,
एक एक लाइन छोड़ते रहना। स्टॉक, स्टॉक ये भी दोनों में होगा। 222470। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स 50-500। क्रेडिटर्स 21,900। उसके बाद प्रॉफिट 52,200 का। प्रॉफिट कितना हो गया 52,200 का, तो प्रॉफिट इसमें जोड़ा मैंने, ये एचओ का प्रॉफिट है। ठीक है। कैश 62,730, कैश 62,730। और कुछ, बस ये मैंने क्या करा, ये मैंने एचओ का सारी डिटेल्स इसमें डाल दी। रिकंसिलेशन का इफेक्ट अभी ले लो। एक कैश इन ट्रांजिट है, एक लॉस इन ट्रांजिट है। तो कैश इन ट्रांजिट है तो वो अलग से दिखा देता हूं। कैश इन ट्रांजिट 3,000 का। लॉस इन ट्रांजिट कहां दिखाऊं सर? लॉस इन ट्रांजिट यहां पर माइनस करना पड़ेगा आपको। लॉस कितने का लॉस था? लॉस था 1700 का, 1700 माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये भी मैंने कर दिया। रिकंसिलेशन का इफेक्ट भी हो गया, उसकी खुद की आइटम्स भी होगी। अब ब्रांच बैलेंस शीट को, जो आपकी ब्रांच बैलेंस शीट थी दिस, इसकी एक एक आइटम पकड़ो और इसमें ऐड करना शुरू करो। प्रॉफिट जोड़ो, 31,700 का प्रॉफिट जोड़ो, प्लस प्रॉफिट 31,700। ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स जोड़ो 10,400, प्लस ब्रांच के क्रेडिटर्स 10,400। इसके बाद एचओ नहीं लेना हमें। फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट जोड़ो, फिक्स एसेट 95,000 प्लस ब्रांच 95,000। उसके बाद स्टॉक 50,460 का स्टॉक, डेटर्स 19,100, 19,100। और कैश में कैश 6,550। ठीक, ओके। अब इसको टोटल लगा दो। ये हो गया आपका 530 प्लस 95, 625। 2470 प्लस 50460, 272,930, उसको भी लिया। देन 50,500 प्लस 19,100, 69,600। देन 62,730 प्लस 6,550, 69,280। देन 3,000, 10,39,810 आ रहा है। अभी के लिए लिख देता हूं मैं 10,39,810। ठीक, देखते हैं दोनों साइड मैच हो जाएगी। अभी चेक करते हैं। 8 लाख ये हो गया। इसमें देखो कितना आता है ये, 25,310 प्लस 52,200 प्लस 31,700 माइनस 1,700, 107,510। ओके, 1 लाख लिया, 8 लाख लिया, और इसका टोटल ले लो। क्रेडिटर्स 21,900 प्लस 10,400, 32,300, 10,39,810 बैलेंस शीट टैली 10,39,810। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? हाँ जी, ये क्या हो गया आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी। ओके, क्वेश्चन में और भी कुछ उसकी डिमांड थी,
ये सर उसने कुछ बोला था ब्रांच करंट अकाउंट बना दो, ब्रांच करंट अकाउंट बना दो। लो भाई, ब्रांच करंट अकाउंट कुछ नहीं है सर, ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच करंट अकाउंट। बस जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी है वो डाल दो ना यहां पर, ब्रांच अकाउंट। पहले से ब्रांच का कितना बैलेंस है, एचओ की बुक्स में बनेगा ऑब्वियसली, तो एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है 133710 का डेबिट टू बैलेंस बीडी 133710। दो रिको की एंट्री थी, तो रिको की एंट्री में दोनों में ब्रांच क्रेडिट हुआ था, तो एक लिखोगे बाय कैश इन ट्रांजिट 3000, बाय लॉस इन ट्रांजिट 1700। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दोनों बैलेंसेस मैच हो गए, ठीक है जी। अब क्या एंट्री डालनी है, अब देखो एंट्री डलवाई थी, देखो ब्रांच के बैलेंस शीट को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री, एक एक करके एंट्री डाल दो। फिक्स एसेट्स जब टेक ओवर करोगे तो एचओ एंट्री क्या डालेगी, एचओ फिक्स एसेट्स, एचओ सारे एसेट्स को डेबिट करेगी टू ब्रांच, तो ब्रांच क्रेडिट होगी, तो नाम लिखते जाओ बस, बाय फिक्स एसेट्स, बाय डेटर्स, बाय स्टॉक, बाय कैश। कितना कितना अमाउंट, फिक्स एसेट्स 95, स्टॉक 50460, डेटर्स 19100, कैश 6550। ओके, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट क्रेडिटर्स, प्रॉफिट और क्रेडिटर्स 2 पीएनएल, 2 क्रेडिटर्स, पीएल कितना था 31700 और क्रेडिटर्स कितने थे 10400। देखो बैलेंस कितना आता है, माइनस माइनस, टैली होगा ही होगा, टैली होगा ही होगा, ठीक है जी, क्लियर है। बोलो भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी अच्छा था लेकिन ये तो सिंपल था, इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जो 11th करने जा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, 11th इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार मार्क कर लेना, 2 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। माइंड चलेगा, देखो ब्रांच आसान, देखो मैं ब्रांच के लिए क्या बोलूं सर, ब्रांच जब चैप्टर है ना, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी टफ। ये बहुत ज्यादा आप समझो कि टफ है, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से समझते रहोगे टफ नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं कि ये बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना माइंड चलता है, इसमें माइंड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ती है क्या कह रहा है, चीजें बहुत सारी होती है, और थोड़ा बड़ा चैप्टर इसलिए हल्का सा आपको ट्रिकी लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचोगे माइंड चलाते रहोगे अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है जी, प्रैक्टिस चाहिए बस, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो, केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर्स ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। वो कह रहे हैं कंपनी है केपी, वो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, और वो कह रहे हैं हेड ऑफिस से वो सारे के सारे गुड्स सिर्फ किसको बेचती है, होलसेल कस्टमर्स को बेचती है, ठीक। भाई देखो हेड ऑफिस और ब्रांच, हेड ऑफिस भी बाहर सेल कर सकती है, ब्रांच भी बाहर सेल कर सकती है, वो कह रहा है हेड ऑफिस से जो गुड्स बिक रहे हैं वो किसको बिकते हैं, होलसेल कस्टमर को बिकते हैं, ठीक है जी। इन एडिशन एचओ ट्रांसफर गुड्स टू अ न्यूली ओपन्ड ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, ठीक है। वो कह रहा है इसके अलावा एचओ क्या करती है, एचओ अपनी एक नई नई ब्रांच खुली है, उस ब्रांच में भी वो गुड्स को सेंड करती है, किस प्राइस पर सेंड करती है, कॉस्ट प्लस 15%, ठीक। मतलब कॉस्ट पे सेंड नहीं कर रही है, कॉस्ट प्लस 15% पे गुड्स को वो सेंड करती है, ठीक है। द ब्रांच देन सेल दीज गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस, फिर ब्रांच क्या करती है, ये गुड्स कस्टमर को बेचती है, कैश में सेल करती है ब्रांच सारी की सारी, ठीक है जी। The selling price to wholesale customers
is designed to give a factory profit which amount to 30% of the sale value. वो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है टू द होलसेल कस्टमर्स, होलसेल को कस्टमर्स को कौन बेच रहा था? एचओ बेच रहा था। वो कह रहा है जो एचओ सेलिंग प्राइस फिक्स किया एचओ ने, वो कैसे किया है? कॉस्ट प्लस 30% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, लिखा है ना, 30% प्रॉफिट ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है जी। द सेलिंग प्राइस टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को कौन बेच रहा था? ब्रांच बेच रही थी। वो कह रहा है जनरल पब्लिक को जो सेलिंग प्राइस है इज डिजाइंड टू गिव ग्रॉस मार्जिन 30% ऑफ द सेल वैल्यू। ठीक है जी। ये क्या दे रखी है सर? ये कुछ आपको प्राइसिंग की डिटेल्स दे रखी है, ये प्राइसिंग डिटेल्स है। ठीक है, आगे देखो। केपी ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्रेमाइसेस एंड लीज all other type of fixed assets. The rent and hire charges for these are included in the overhead cost shown in the trial balance. वो कह रहा है जो केपी है वो कुछ रेंटेड प्रेमाइसेस पे के ऊपर काम करती है और कुछ उसने एसेट्स लीज पे ले रखे हैं, तो सारा रेंट, सारे हायर चार्जेस ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूडेड है। तो क्या मुझे इससे कोई मतलब है? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तो सारे के सारे उसने खर्चे दे ही रखे हैं, जो दे रखे हैं मैं पीएल में डाल दूंगा, दैट्स इट। तो मुझे इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। From the information given below, you are required to prepare on 31 दिसंबर 2018 in columnar form, मतलब अलग अलग कॉलम वाइज आपको बनाना है। पीएनएल अकाउंट बनाना है एचओ का, ब्रांच का और एंटायर बिजनेस का। 3 कॉलम में पीएल बनेगा, ट्रेडिंग पीएल बनेगा, एक ब्रांच का, एक एचओ का और एक टोटल मतलब एंटायर बिजनेस का हो गया वो। बैलेंस शीट ऑफ द एंटायर बिजनेस, एंटायर बिजनेस की बैलेंस शीट को मैं क्या बोल सकता हूँ? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोल सकता हूँ। दिस इज योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कौनसो बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ट्रायल दे रखा है एचओ का और ब्रांच का। ये एचओ का ट्रायल हो गया, ये ब्रांच का ट्रायल हो गया। एचओ के ट्रायल में आपको क्या क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी। स्टॉक दे रखा है 1118, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको। ओपनिंग स्टॉक में आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, और ब्रांच में सिर्फ फिनिश गुड्स है 9200 के, वो दे रखा है आपको। डेटर्स दे रखा है सिर्फ एचओ में, ब्रांच में नहीं है। कैश दे रखा है, एडमिन सैलरीज दे रखी है, सेलमैन सैलरीज दे रखी है। ओवरहेड्स दे रखे हैं, अदर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको। इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये इंटर यूनिट अकाउंट्स क्या है सर? ये इंटर यूनिट अकाउंट क्या है? ये ब्रांच और एचओ के बैलेंस है, मतलब एचओ की बुक्स में दिस इज योर ब्रांच बैलेंस और ये ब्रांच की बुक्स में दिस इज योर एचओ बैलेंस। मैच नहीं कर रहे हैं, 3000 रुपए का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ रिकंसिलिएशन एंट्री। कैपिटल दे रखे हैं एचओ की, सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर यूपी, ये पता नहीं क्या दे रखा है, अभी देखेंगे इसे। सेल दे रखी है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखे हैं कि भाई एचओ ने ब्रांच को 46,000 का सामान बेचा और ब्रांच के पास एचओ से 44,500 का सामान आया। ये एक रिको की एंट्री होगी जरूर। ओके। ऑन 28 दिसंबर 18 द ब्रांच रेमिटेड 1502 टू एचओ एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द एचओ बुक्स। वो कह रहा है ब्रांच ने 1500 रुपए एचओ को भेजे और एचओ की बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो एचओ के लिए क्या बन जाएगा? ये कैश इन ट्रांसिट। ऑल्सो ऑन द सेम डेट द एचओ डिस्पैच्ड गुड्स टू द ब्रांच इनवॉइस्ड एट 1500 एंड दीज टू हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स। ठीक है जी। वो कह रहा है कि इस एचओ ने क्या करा था? एचओ ने कुछ 1500 का सामान ब्रांच को भेजा था जो कि ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ब्रांच के लिए गुड्स इन ट्रांसिट है। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू एडजस्ट the items in the transit in the books of the recipient। ठीक है, हम भी वैसे ही वही करते हैं। The stock of raw material held at HO on 31st December 18 was valued at 2300। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको एचओ के पास। ठीक, ब्रांच के पास तो रॉ मटेरियल है ही नहीं। एचओ के पास 2 स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है। ठीक, ओपनिंग तो दे रखे हैं और ब्रांच के पास सिर्फ फिनिश गुड्स का, ओपनिंग दे रखा है। एचओ के पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का नहीं है, तो उसके लिए मेरे को स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रांच का जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो भी नहीं दे रखा, उसके लिए भी मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाएंगे स्टॉक अकाउंट आराम से। आगे देखो, यू आर एडवाइज्ड दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट एचओ और एट ब्रांच। वो कह रहा है कोई भी स्टॉक का लॉस नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। इट इज केपीज प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड्स स्टॉक एट एचओ एट फैक्ट्री कॉस्ट। वो कह रहा है ये कंपनी की प्रैक्टिस है कि वो जो भी फिनिश स्टॉक है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू करती है, हम भी फैक्ट्री कॉस्ट पे ही लेते हैं, सारे खर्चे ऐड करके लेंगे। देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, कोई भी ओपनिंग और डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ ₹156 अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट। वो कह रहा है ब्रांच में क्या है, आपको बोनस पेबल दे रखा है 156 का, जिसकी एंट्री भी डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, डाल लेंगे।
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 3-4 पॉइंट है इसमें। एक तो ये प्राइसिंग डिटेल समझने वाली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें एक ये अपना प्रोविजन फॉर यूपी, ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये समझने वाला है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। और इसमें एक स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, एक स्टॉक अकाउंट मुझे सिखाना है, वो इन 3 चीजों में हम सीख लेंगे। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, बाकी एज इट इज है। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। और एक बोनस पेबल की एंट्री है, ये नॉर्मल है, ये डल जाएगी। ठीक, तो 3 चीजें हमें देखनी है, प्राइसिंग डिटेल्स, उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और थर्ड इज योर स्टॉक अकाउंट। जो बची कुछ चर्चा है वो इस क्वेश्चन के थ्रू काफी हद तक खत्म हो जानी है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, प्राइसिंग डिटेल्स। वर्किंग नोट नंबर 1, प्राइसिंग डिटेल्स। प्राइसिंग डिटेल्स देखते हैं क्या है अवेलेबल हमारे पास। एचओ ब्रांच, पढ़ो दोबारा, इस पैराग्राफ को पढ़ो दोबारा, जो ऊपर प्राइसिंग डिटेल्स का पैरा दे रखा है इसको दोबारा पढ़ो। वो कहता है केपी मैन्युफैक्चरर्स अ रेंज ऑफ गुड्स व्हिच इट सेल्स टू इट्स होलसेल कस्टमर्स ओनली। ध्यान रखना, जो हेड ऑफिस है वो सिर्फ होलसेल कस्टमर को सामान बेचता है फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। इन एडिशन एचओ ट्रांसफर गुड्स टू अ न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। तो मैं कह सकता हूं कि सर एचओ जो है वो ब्रांच को कितने रुपए पे कुछ बेचता है, कॉस्ट प्लस 15%। तो यहां पर मैंने लिखा कॉस्ट, फिर मैंने लिखा गुड्स टू ब्रांच, और फिर मैंने लिखा सेलिंग प्राइस। तो मान लो अगर एक सामान 100 रुपए का है, एक सामान 100 रुपए का है, तो हेड ऑफिस ब्रांच को कितने में बेच रहा है वो, कॉस्ट प्लस 15%, यानी कि मैं कह सकता हूं 115 रुपए पे। अरे सिंपल सी बात है, मान लो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मेरे लिए 100 रुपए की कॉस्ट है, मैं एचओ हूं, आप ब्रांच हो, और कोई और कस्टमर्स है। ठीक, मेरे लिए इस कैलकुलेटर की कॉस्ट 100 रुपए है, और मैंने बोला कि मैं ये कैलकुलेटर आपको कॉस्ट प्लस 15% पे सेंड करता हूं। तो मैं यही तो बोलूंगा कि ये कैलकुलेटर मैं आपको कितने रुपए का लगाऊंगा, 115 रुपए का, 115 रुपए का। मुझे बताओ, अगर मैं ये कैलकुलेटर आपको 115 रुपए लगाऊंगा तो आपके लिए ये कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी होगी, 115 ही तो होगी, 115 ही तो होगी। तो आप क्या बोलोगे, ब्रांच, ब्रांच के लिए सामान की कॉस्ट है 115 रुपए। यस सर, यही तो होगा। ठीक है जी, आगे देखो, फिर कहते थे ब्रांच देन सेल गुड्स टू जनरल पब्लिक। ब्रांच क्या करती है, जनरल पब्लिक को ये गुड्स सेंड करती है। द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। ठीक है जी, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस, जो हेड ऑफिस है वो सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करता है, कॉस्ट प्लस 30% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूं कि सर सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, अगर मैं बोलूं सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है बिल्कुल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट 100 है तो वो कह रहा है प्रॉफिट कितना रखना है, प्रॉफिट रखना है 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 30% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो आप निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 142.86। कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 142.86। समझ में आता है। तो मतलब ये कैलकुलेटर जो है, ये मैं आपको, आप मेरी ब्रांच हो, मैं आपको 115 का लगाता हूं, लेकिन जो होलसेल कस्टमर्स हैं उनको मैं 142.86 पे बेचता हूं। सर अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ठीक है जी, ओके। अब ब्रांच क्या करती है,
सर ब्रांच सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करिए? ब्रांच जनरल कस्टमर को बेच रही है, मैं तो होलसेल कस्टमर्स को बेच रहा था जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल कस्टमर छोटे छोटे शॉप कस्टमर्स को बेच रहे हो। फिर वो कहता है कि ब्रांच सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करती है कि जीपी होना चाहिए 30% ऑफ द सेल वैल्यू। तो ब्रांच के लिए सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ब्रांच के लिए अगर कॉस्ट है कितनी 115 रुपए प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो ब्रांच के लिए कॉस्ट 115 है, ध्यान रखना। तो क्या करोगे 115 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आ जाएगा 164.28, 164.28। ठीक है जी। यानी कि ये एक कैलकुलेटर जो कि मैं हेड ऑफिस हूं मेरे लिए 100 रुपए का था, आप ब्रांच हो आपके लिए 115 का है, होलसेल कस्टमर के लिए 142.86 का है, और जब आप किसी कस्टमर को बेचते हो, इंडिविजुअल कस्टमर को बेचते हो, तो आप ये कैलकुलेटर एट द एंड कितने में सेल कर रहे हो? 164.28 में सेल कर रहे हो। आई बात समझ में? आई बात समझ में इतनी? यस सर, दिस इज योर प्राइसिंग डिटेल्स। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आती है। वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम अपना अपना काम शुरू करते हैं जो हम करते थे, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, अच्छा बताओ रिकंसिलिएशन कैसे होगी? सर रिकंसिलिएशन के लिए आप दोनों के ट्रायल चेक कर लो। यहां पर बैलेंस आ रहा है 5000, यहां पर बैलेंस आ रहा है 2000, यानी कि 3000 का डिफरेंस है, 3000 की एंट्री दे रही आपको। ब्रांच रेमिटेड 1500 टू एचओ एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द एचओ बुक्स। तो एचओ की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट की एंट्री डालोगे, एचओ बुक्स, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच 1500। ठीक, उसके बाद ऑन द सेम डेट एचओ डिस्पैच्ड गुड्स टू ब्रांच एट 1500 एंड दीज टू हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स। एचओ ने क्या करा सर? गुड्स भेज दिए जो कि ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ब्रांच बुक्स में एंट्री डालोगे किसकी? गुड्स इन ट्रांजिट की। गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ 1500। बोलो क्लियर है? ये तो रिको की एंट्री थी, डल गई हमारी। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा ये वर्किंग, ये तो मेन पार्ट है आपका। क्या बनाने के लिए बोला है? उसने बोला है ट्रेडिंग पीएल बना लो कॉलमनर फॉर्म में, तीनों का, ब्रांच का भी, एचओ का भी और एंटायर बिजनेस का भी। तो देखो किस तरीके से कॉलमनर फॉर्म में बनेगा, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। ब्रांच एचओ टोटल, ब्रांच एचओ टोटल, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक, देन वर्किंग नोट ब्रांच बैलेंस शीट। लो भाई ब्रांच बैलेंस शीट। अब क्या करें? सबसे पहला काम मैं करता हूं, ब्रांच का ट्रायल उठा लेता हूं। ये लो, मेरे को एचओ का ट्रायल नहीं देखना, मेरे को ब्रांच का ट्रायल देखना है। एक एक आइटम को पोस्ट करते चले जाओ। ब्रांच का ट्रायल उठाया, एक एक आइटम को डालना शुरू करो। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है किसका? फिनिश गुड्स का 9200, तो डालो टू ओपनिंग स्टॉक, टू
ओपनिंग स्टॉक, ये फिनिश गुड्स का है, ब्रांच में 9200। अभी सिर्फ ब्रांच का काम, ठीक। कैश दे रखा है 1000 रुपए, तो कैश कहां जाएगा सर? कैश तो बैलेंस शीट में 1000, ओके। एडमिन सैलरीज 4000, एडमिन सैलरीज कहां जाएंगे सर? एडमिन सैलरीज तो पीएल का पार्ट है, टू एडमिन सैलरीज 4000, ठीक। सेलमैन सैलरीज 6200, टू सेलमैन सैलरी 6200। एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड 2300, टू एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड 2300 गए, ठीक है जी। इंटर यूनिट अकाउंट 2000, इंटर यूनिट अकाउंट इसका बैलेंस चेंज हो जाएगा, इंटर यूनिट अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा 2000। ब्रांच में एचओ का बैलेंस दे रखा है 2000, इसमें आपने ब्रांच की बुक्स में एक एंट्री डाली थी गुड्स इन ट्रांजिट की, तो इसमें और क्रेडिट किया था, एडजस्टमेंट करी थी कितने की? 1500 की, तो बैलेंस अब हो जाएगा 3500, ठीक है। और देखो ये भी डल गया। सेल्स 65-100 की सेल्स, बाय सेल्स 65-100 की, ओके। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड 44,500, टू गुड्स रिसीव्ड 44,500, ठीक है जी। इतनी एंट्री हमने डाल दी। एक रिको की एंट्री थी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, एचओ में एडजस्टमेंट कर दी और गुड्स इन ट्रांजिट को बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कितना? 1500, ठीक है जी। अब क्या रह गया हमारे पास सर? अब हमारे पास एक तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया, एक मेरे पास क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक। किसका? फिनिश गुड्स का, ब्रांच के फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे? इसके लिए आप बना लो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और ध्यान रखना ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस पर है सर? ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट। कॉस्ट किसकी? ब्रांच की कॉस्ट। ब्रांच की कॉस्ट है 115 रुपए। ये प्राइसिंग का रोल आएगा अब यहां पर। देखो ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है सर? ब्रांच के लिए तो कॉस्ट 115 रुपए है, तो ये अकाउंट 115 रुपए पे बनेगा। तो बनाओ कैसे बनेगा? टू ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक? 9200, टू गुड्स रिसीव्ड। देखो ये सारी चीजें आपको 115 पे मिलेंगी, 44,500। ये भी 115 पे, ये जो रिसीव हुए थे ये भी 115 के प्राइस पर है। बाय सेल्स, लेकिन सेल्स सर अलग है। सेल्स आपको दे रखी है कितने की? सेल्स दे रखी है, ब्रांच ने सेल करी थी 65-100 की। अब मुझे बताओ ब्रांच ने जब सेल करी होगी तो कितने प्राइस पर करी होगी? ब्रांच ने जो सेल करी होगी तो सब ब्रांच ने सेल करी होगी 164.28 पे, 164.28 पे, 115 पे इसे कन्वर्ट कर लो। तो ब्रांच ने जो 65-100 की सेल करी थी वो कितने पे करी थी? 164.28 पे, तो 115 पे इसे कन्वर्ट कर लो, कितना हुआ? ये आ रहा है लगभग 45640, 45640, ठीक। ये क्या निकल जाएगा? ये बाय क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, आएगा 9200 प्लस 44,500 माइनस 8060, 8060, ठीक। अब ये जो स्टॉक अकाउंट है सर ये क्या है सर? स्टॉक अकाउंट इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में चीजें डाल रहे हो वही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर है। कैसे सर? ये स्टॉक कॉस्ट पर है, गुड्स रिसीव कॉस्ट पर है, बस ये जो सेल है इस सेल को मैंने कॉस्ट प्राइस पर कन्वर्ट कर लिया। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, छोड़ो, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो क्या करते सर? ये 65-100 यहां दिखाते और जीपी जो आता, जीपी यहां दिखा रहे होते, यहां पर जीपी दिखा रहे होते। ये जो मैंने हटाया है इसमें से प्रॉफिट हटाया है, वो प्रॉफिट आपका यहां आ रहा होता, तब भी तो यही वैल्यू आती।
तब भी तो यही वैल्यू आती, लेकिन मुझे ये कॉस्ट पर बनाना है तो मैंने इस प्रॉफिट को यहां ना दिखाकर यहां पर सेल्स में से इसे एलिमिनेट कर दिया। बात एक ही है। तो जो हमारा स्टॉक अकाउंट होता है, इट्स नथिंग लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट। बस ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन सारा का सारा किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर है। ठीक। अब 8060 को जहां जहां पर डालना है डाल दो। ये लो स्टॉक 8060 और कुछ आइटम थी इसमें 8060। ठीक है जी, ठीक, ओके। अच्छा, एक बोनस पेबल की एडजस्टमेंट थी, वो कह रहा है ब्रांच में एक बोनस पेबल है। ब्रांच में क्या है? एक बोनस पेबल है, टू बोनस 156 का, और ये एक लाइबिलिटी भी बन जाएगी बाय द नेम ऑफ बोनस पेबल 156। अभी इसे क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्रॉफिट आएगा, यहां पर आपका पीएनएल आएगा। ठीक, वो हम जब क्लोज करेंगे तब ऑटोमेटिकली मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, अब क्या काम करते हैं? अब मैं एक काम करता हूं, एचओ का ट्रेडिंग पीएल बनाता हूं। एचओ का ट्रेडिंग पीएल बनाता हूं और साथ में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाता रहूंगा। जो जो आइटम जहां जानी है वो जहां पर चली जाएगी। तो लिखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक, आइए जी। रॉ मटेरियल परचेज 35,000 कहां पर जाएगा? रॉ मटेरियल परचेज तो यहां पर जाएगा सर, टू रॉ मटेरियल परचेज 35,000। ध्यान रखना सेकंड कॉलम है एचओ का, गलत जगह मत डाल देना। ठीक, ये भी हो गया। डायरेक्ट वेजेस 108,500 टू डायरेक्ट वेजेस 108,500। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स 39,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 39,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1800। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 1800। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 13,000, यहां पर डाल दिया मैंने 13,000। देन डेटर्स 37,000 की डेटर्स। डेटर्स कहां जाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा दूं। डेटर्स 30, डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो 37,000। ओके। कैश 22,000, कैश इनर कॉलम में क्योंकि उसमें ऐड कर देना उसका, तो 22,000 कैश। एडमिन सैलरीज 13,900, एडमिन सैलरीज 13,900। सेलमैन सैलरीज 22,500। सेलिंग ओवरहेड 12,500। और इंटर यूनिट अकाउंट, ये तो सर दिखाते ही नहीं, कौन सा बैलेंस शीट में छोड़ दो। कैपिटल 50,000 की कैपिटल, कैपिटल 50। क्रेडिटर्स 13,000, क्रेडिटर्स 13,000। और प्रोविजन फॉर यूपी, इसको छोड़ दो भी, प्रोविजन फॉर यूपी इसको सर्कल लगा लो, इसको करते हैं अभी। सेल्स 2 लाख, 2 लाख की सेल्स। गुड्स सेंट टू ब्रांच 46,000 बाय गुड्स सेंट 46,000। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, और एक वो दे रखा था रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2300 है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का तो निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का दे रखा है आपको। बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना? 2300, 2300। ठीक, ओके। अब क्या करें? अब क्या करें? अब सबसे पहला काम आपको एचओ का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। एचओ का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर बना रहा हूं साइड में स्टॉक अकाउंट।
एचओ स्टॉक अकाउंट, एचओ के कॉस्ट प्राइस पर, एचओ का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ध्यान रखना। कहां से पता लगा? ऊपर प्राइसिंग देखो, ऊपर प्राइसिंग देखो, देखो एचओ का प्राइस कितना है, एचओ का जो कॉस्ट है, एचओ की कॉस्ट तो 100 रुपए, तो एचओ का स्टॉक अकाउंट किस पे बनेगा? 100 रुपए पे बनेगा। ठीक, लो, स्टॉक अकाउंट इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ये कॉस्ट पर। ठीक, देख लो जी, ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो भी चीजें हैं वो सब डाल दो, आप देख लो, मैं यहां से डाल देता हूं। ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का 13,000, रॉ मटेरियल का 1800। ठीक है, सारा ट्रेडिंग अकाउंट कॉपी करना है आपको। टू रॉ मटेरियल परचेज्ड 35,000, टू डायरेक्ट वेजेस 108,500, 1,08,500, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए आपके 39,000। ठीक है जी, ये सब डाल दिया मैंने। और सेल्स, सेल्स बताओ, सेल्स है सर 2 लाख की। अब मुझे बताओ हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस क्या था, हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस क्या था, चेक करो ऊपर, हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस, सर हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस ये रहा 142.86। तो ये जो 2 लाख की सेल है ये किस प्राइस पर है? 142.86 पे, तो 100 पे कितनी होगी, कन्वर्ट कर लो। ये 2 लाख अगर 142.86 पर है तो 100 पे कितना होगा, निकालो। ये लगभग आ रहा है 140, राउंड ऑफ कर लेना एग्जैक्ट 140। ठीक, बाय गुड सेंट, गुड सेंट है 46,000 के, लेकिन ये 115 पर थे, मैंने आपको 115 पे भेजा था, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट देख लो, 46,000 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, 40,000। ठीक है जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का है मेरे पास कितना, रॉ का है 2300 सॉरी, तो फिनिश गुड्स का निकाल लो, बस इस अकाउंट से निकल जाएगा। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, कितना 13 प्लस 1800 प्लस 35,000 प्लस 108,500 प्लस 39,000 माइनस 140 माइनस 40 माइनस 2300, ये आ रहा है सर 15,000। कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। ठीक, अब ये 15,000 को क्या करूं, स्टॉक में डाल दूं 15,000। ठीक, साथ साथ ये कौन सा बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, स्टॉक 15,000। ठीक है जी, अब क्या करना है, नाउ व्हाट टू डू। अब हम एक काम करते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट वाला केस समझते हैं। देखो जी, अनरियलाइज प्रॉफिट का केस समझते हैं। क्या दे रखा है आपको कि सब प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इज 1200, इसका मतलब मैंने कुछ लास्ट ईयर प्रोविजन बना रखी होगी 1200 रुपए की, जो कि मुझे इस साल क्या करनी है, कैंसिल करनी है। वो प्रोविजन मुझे इस साल कैंसिल करनी है। जब मैंने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाई थी तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी, प्रोविजन बनाने की एंट्री डालो, मैंने एंट्री डाली थी सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अगर मैं इस साल उसे कैंसिल करूंगा तो एंट्री क्या डालूंगा, प्रोविजन टू पीएल। लास्ट ईयर मैंने पीएल डेबिट किया था, तो इस साल रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा, पीएल को क्रेडिट कर दूंगा। अरे हाँ या ना, पीएल को क्रेडिट कर दूंगा, तो इसको क्या करो, क्रेडिट कर दो, इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो क्या लिखोगे आप यहां लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये किस में थी, एचओ में थी, कितने की, 1200। ओके, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अब नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं, जीपी वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरी सारी चीज यहां पर हो गई है। तो 2 जीपी, पहले ब्रांच का बता दो जीपी कितना है, 65,200 प्लस 8060 माइनस
9200 माइनस 44500, ये आ रहा है 19560 एचओ में प्लस 15 प्लस 46,000 प्लस 2300 माइनस 13 माइनस 35 माइनस 108 500 माइनस 39 माइनस 1800 66। अभी टोटल वाला कॉलम बना लेंगे, वो तो जोड़ना ही है बाय जीपी 19560 और 66, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 नेट प्रॉफिट माइनस 6200 माइनस 6904 माइनस 13900 माइनस 22500 माइनस 18300, सिक्स 6904। देखो ये टैली कर रही है बैलेंस शीट, 3500 प्लस 156 प्लस 6904 माइनस 8060 माइनस, ठीक है जी, ये टैली हो गई। ठीक, अब क्या करें, अब ब्रांच वाली बैलेंस शीट को उठाओ और इसमें डालना शुरू करो। ब्रांच की बैलेंस शीट को उठा दो और इसमें डालना शुरू करो। एक रिकंसिलिएशन की एंट्री रह गई थी एचओ की बुक्स में, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ठीक है, तो कैश इन ट्रांजिट दिखा दो यहां पर अलग से। कैश इन ट्रांजिट कितने का था, कैश इन ट्रांजिट 1500 का, ठीक। अब वहां से उठाओ बैलेंस शीट और डालना शुरू करो। देखो कैश में कैश जोड़ो 1000 प्लस ब्रांच 1000 23,000, स्टॉक में स्टॉक जोड़ दो, स्टॉक में 8060 का स्टॉक और 1500 का गुड्स इन ट्रांजिट प्लस ब्रांच स्टॉक 8060 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट 1500। रुक जाना अभी रुक जाना, ठीक है, रुक गए सर। और बोनस पेबल 156 का एक बोनस पेबल दिखा दो। वन 156 का पीएनएल एचओ का कितना है, एचओ का आया है 18300 प्लस ब्रांच 6904। बस रुक जाओ अभी। अब देखो सर, ये जो स्टॉक है ब्रांच का, जो मैंने स्टॉक डाला है 8060 1500, ये किस प्राइस पर है सर, ये तो 115 पे है। ये कितने पर है, 115 पे है, ठीक है जी, कि ब्रांच की कॉस्ट तो 115 पे थी। अब मैं ब्रांच का जो स्टॉक है, जो मैंने ही भेजा हुआ था, उसको मैं अपने पास क्या कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं। ब्रांच का जो स्टॉक है, जो आपका जो स्टॉक है, आपका स्टॉक दो है 8060 और 1500, इन दोनों को जब मैं अपने साथ मर्ज करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि सर ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना भाई, आपके पास ये कैलकुलेटर का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने ही भेजे हुए थे कैलकुलेटर, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़ गए, जब आप मेरे साथ मर्ज हो गए, तो जो आपका स्टॉक था वो मैंने ले लिया, तो मेरे कैलकुलेटर लौट के मेरे पास आ गए, लेकिन महंगे आ गए, 115 पे आ गए। जो 100 का कैलकुलेटर था वो 115 पे आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोड हटाना पड़ेगा यहां से, स्टॉक रिजर्व जिसे बोलते हो या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हो, हटाना पड़ेगा। हटा देता हूं, हटा देते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व भी कह सकते हो आप इसे। ब्रांच स्टॉक 8060 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट 1500, कितना हो गया ये 9560। इसमें से मैं प्रोविजन फॉर यूपी हटा देता हूं,
कि सर 9560 जो है वो 115 पे है, तो 15 कितना होगा? प्रॉफिट तो 15 ही है, लोड तो 15 ही है। वन टू 1247 ठीक है जी। अब क्या करूंगा? अब मैं इस प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, अच्छा इसकी एंट्री क्या डालूंगा? इसकी एंट्री डालूंगा पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर यूपी। अब पीएल तो मैं बना चुका, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर लेस कर देता हूं प्रोविजन फॉर यूपी 1247, और साथ साथ मुझे स्टॉक में से भी हटाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर यूपी 1247। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे, आप यहां पर पीएनएल अकाउंट में यहां पर डेबिट साइड पे भी दिखा सकते थे प्रोविजन फॉर यूपी, तो ऑटोमेटिकली 18300 का जो अपना 18300 का अमाउंट है ये कम हो जाता। ठीक, तो मैंने यहां पर दिखा दिया, बात एक ही है। नाउ यू कैन टोटल, अब आप लगा सकते हो टोटल, तो ये आएगा 18300 प्लस 6904 माइनस 1247 23957 8060 प्लस 23313। ठीक, और देखो आई थिंक हो गया। आप एक बार चेक कर लो कि बैलेंस शीट मैच हो रही है। 50 प्लस 13000 प्लस 156 प्लस 23957 माइनस 23313 माइनस 23000 माइनस 2300 रुपए का क्या गड़बड़ी आ गई? ओके ओके ओके, 2300 रुपए की एक दिक्कत आ गई क्या, यहां पर रॉ मटेरियल स्टॉक भी था ना, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया 2300, तो 2300 का रॉ मटेरियल स्टॉक इंक्लूड करके 23313 में 25613 नाउ योर बैलेंस शीट विल टेल यू। बोलो भाई, आया समझ में क्वेश्चन? चीजें बहुत सारी थी, फैला हुआ था क्वेश्चन, समझ में आया? हाँ जी समझ में आया, यस सर। अब एक बार अपने नोट्स पे आओ और देखते हैं हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए। जो मैंने लास्ट टाइम आपको नोट्स लिखवाए थे, देखो क्या क्या पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। देखो स्टॉक अकाउंट बनाने अब हमें आगे, दोनों स्टॉक अकाउंट हम बना लेंगे आराम से, एंट्रीज में आपको दिखाई चुका था। ये वाला पॉइंट अभी हमारा रहता है, ये वाला पॉइंट हमारा रहता है। अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट हमारा कवर हो गया, ठीक है जी, अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट कवर हो गया। ठीक, लॉसेस आल्सो इनकॉर्पोरेटेड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं। एक ये पॉइंट रहता है हमारा, एक ये पॉइंट रहता है। ठीक, बाकी हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इनकॉर्पोरेशन अब काफी हद तक आपको आ गई है। देखो मेन सारी चीजें तो हमारी कवर हो गई है, जो आपके क्वेश्चन में मेन चीजें होती है वो सारी चीजें कवर होती है। टाइम कंज्यूमिंग चीज है, लेकिन ठीक से समझोगे तो आराम से होता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर ही टॉपिक आएगा आपका नेक्स्ट, दैट इज योर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच एक वाइडर टर्म है, इसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो हमने क्वेश्चंस करे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स वो देखा। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस ये भी इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर ही होता है। ठीक, क्योंकि सर ब्रांच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी, वो वही रिकॉर्ड करेगी जो इंडिपेंडेंट होगी। एक हम करेंगे फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच भी इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही पार्ट है एक तरीके से, हालांकि उसमें थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के प्रोविजन लगते हैं, लेकिन फॉरेन ब्रांच भी इंडिपेंडेंट ब्रांच है। क्योंकि सर फॉरेन ब्रांच क्या होगी, जो आउटसाइड इंडिया ब्रांच है वो अपने ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही होगी, तो उसमें भी हमें ये चीजें प्रोसेस करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, फॉरेन एचओ अगेन वो भी इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक है। ठीक, डिपेंडेंट ब्रांच एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट ब्रांच इज मोर रेलेवेंट एज कंपेयर टू डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक, लेकिन हम डिपेंडेंट को भी बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे। लिखो भाई इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन मतलब दो ब्रांचेस आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं। ठीक, इसमें आपको क्या करना होता है सर, जब भी दो ब्रांचेस आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो हेड ऑफिस कंट्रोल रखने के लिए, हेड ऑफिस क्या कहता है कि इन ट्रांजैक्शंस को अपने थ्रू रूट करवाता है।
जैसे कि ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, अगर ब्रांच ए ब्रांच बी को कैश भेज रही है तो हेड ऑफिस कहता है कि इसकी जो अकाउंटिंग आप करोगे वो हेड ऑफिस के थ्रू रूट होके करोगे। मतलब कि मान के चलोगे सर, ब्रांच ए ब्रांच बी को अगर कैश भेज रही है तो वह एचओ से होकर जाएगा, यानी कि ब्रांच ए एचओ को पहले कैश भेजेगी और एचओ फिर ब्रांच बी को कैश रेमिट करेगा। तो एंट्री क्या डालेगी सर, ब्रांच ए जब एचओ को कैश भेजेगी तो एंट्री डालेगी एचओ टू कैश। ठीक, फिर जब एचओ ब्रांच बी को कैश भेजेगा तो एचओ एंट्री क्या डालेगा, एचओ एंट्री डालेगा ब्रांच बी टू कैश। ठीक, तो देखो लिखो जनरली branches can deal with अदर ब्रांचेस। जैसे आपने एसबीआई की ब्रांचेस देखी हैं, कई सारी ब्रांचेस है, विद इन अ सिटी विद इन अ टाउन भी 2-3 ब्रांचेस हो जाती है, तो वो आपस में लेन देन करती रहती है, वो आपस में लेन देन करती रहती है। लेकिन एसबीआई का जो एचओ है वो चाहता है कंट्रोल लगाना कि इस लेन देन के ऊपर मेरी पूरी नजर रहनी चाहिए, तो वो कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे इंटर ब्रांच, वो एचओ के थ्रू रोड होके जाएगी। ठीक, तो जनरली ब्रांचेस कैन डील विद अदर ब्रांचेस ऑफ कंपनी ऑन इट्स ओन, but for the sake of control HO requires that all transactions between branches be considered through HO। इसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर, हेड ऑफिस क्या करेगा, समरी शीट बनाएगा, प्रिपेयर समरी शीट फॉर नेट ट्रांजेक्शंस। अब देखो एक एक ट्रांजेक्शन तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा भाई, ब्रांच ए और ब्रांच बी पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई है, तो एक एक ट्रांजेक्शन एचओ रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि सर ट्रांजेक्शन काफी सारी होती हैं। तो ब्रांच हेड ऑफिस क्या करेगा, पूरे साल में देखेगा कि इन दोनों ब्रांचेस में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी एक समरी शीट तैयार करेगा और एक नेट अकाउंटिंग एंट्री डालेगा, सो दैट वो कंट्रोल रखता है उन ट्रांजेक्शंस के ऊपर। ठीक, तो वो मांगेगा कि भैया आपने ब्रांच बी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करी है आप मुझे उसका लेजर दे दो, उससे भी लेजर मांगेगा, उसको रिकंसाइल करेगा और एक नेट समरी शीट बनाएगा, अकॉर्डिंगली वो एंट्री डाल देगा। ठीक, तो प्रिपेयर अ समरी शीट ऑफ नेट ट्रांजेक्शन ऑन मंथली बेसिस, कुछ ब्रांचेस मंथली बेसिस पे काम करती हैं, कुछ वीकली बेसिस पर काम करती हैं। ठीक, सो दैट वो एक प्रॉपर कंट्रोल लगा सके। ठीक, अगर जर्नल एंट्रीज की बात करी जाए, सर क्या क्या एंट्री डलेंगी जर्नल एंट्रीज, तो देखो ब्रांच ए सेंड कैश टू ब्रांच बी, ब्रांच ए ने कैश भेजा टू ब्रांच बी। तो बताओ अगर मैं पूछूं बुक्स ऑफ ब्रांच ए, ब्रांच ए इसकी एंट्री क्या डालेगी, ब्रांच ए ने कैश भेजा ब्रांच बी को, एचओ के थ्रू डालनी एंट्री, तो मान के चला जाएगा कि सर ब्रांच ए ने एचओ को कैश भेजा है, तो वो एंट्री डालेगी एचओ टू कैश। ठीक है जी, बुक्स ऑफ ब्रांच बी, ब्रांच बी इसकी एंट्री क्या डालेगा, ब्रांच बी मानेगा कि मेरे पास एचओ से कैश आया है, तो वो एंट्री डालेगा कैश टू एचओ। और एचओ क्या डालेगा, अगर मैं एचओ की बात करूं बुक्स ऑफ एचओ, तो सर एचओ एक एंट्री पास करेगा नेट एंट्री, जो रिसीविंग ब्रांच है उसको डेबिट करेगा, ब्रांच बी डेबिट टू ब्रांच ए। सर ये एंट्री कैसे बनी, देखो ये एंट्री कैसे बनी, अगर मैं आपको मान लो ये वाली एंट्री थी, ब्रांच ए ने जो एंट्री डाल दी इसके लिए एचओ का एंट्री डालता, इसके लिए एचओ एंट्री डालता कैश टू ब्रांच ए, फिर वो एंट्री डालता ब्रांच बी टू कैश। तो इन दोनों की अगर मैं एक नेट एंट्री पूछूं, कैश से कैश तो कट गया, तो एंट्री बनेगी ब्रांच बी टू
ब्रांच ए। तो ये एंट्री डालेगा, तो आपको ध्यान रखना है रिसीविंग ब्रांच डेबिट होगी टू पेइंग ब्रांच। देखो अ शीट ऑफ receipts and payment is prepared, receiver branch is debited, paying branch is credited। ठीक है जी, तो ये आपका इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसका क्वेश्चन करना है हमें, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसके क्वेश्चन करने के बाद फिर हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच के, ठीक। देन वी विल मूव ऑन टू फॉरेन ब्रांच, ठीक। चलो भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने लिखवा दिया है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आके एक बार थोड़ा सा एग्जांपल से दोबारा समझाऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।